तो माय डियर स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। दोस्तों, मैं विनय विश्वकर्मा आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल विनय स्टडी में। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हम क्लास 12 केमिस्ट्री के 4 महत्वपूर्ण टॉपिक को पढ़ेंगे, जो कि हमारे बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आज के वीडियो में हम जितने हमारे 4 इंपॉर्टेंट नियम हैं, उन 4 नियमों को आज के वीडियो में हम कन्फर्म करने वाले हैं। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। अगर आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि बोर्ड एग्जाम के हर इंपॉर्टेंट टॉपिक का वीडियो आपको चैनल पर डेली मिलता रहेगा। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला नियम हमारा क्या है। पहला नियम हमारा है हेनरी का नियम। लिखिए, उसकी सीमाओं व अनुप्रयोग को लिखिए। तो देखिए, हेनरी का नियम क्या होता है। यहाँ पे देखिए हेनरी का नियम हमारा हेडिंग है। इस नियम के अनुसार स्थिर ताप पर किसी गैस की द्रव्य विलेयता जो होती है गैस के दाब के समानुपाती होती है। यानी कि कह रहा है हेनरी का नियम क्या होता है कि स्थिर ताप पर कोई हमारा, देखिए यहाँ पे बर्तन है या कोई बर्तन, इसमें विलयन है, मान लीजिए इसमें हमारा कोई द्रव है, इसमें हम कोई गैस डाल रहे हैं। मान लीजिए हम इसमें हाइड्रोजन गैस डाल रहे हैं। तो अगर हम इसमें H2 गैस डाल रहे हैं, तो इस द्रव में जो गैस की विलेयता होगी वो इसके दाब के समानुपाती होगी। जितना इस पर दाब लगेगा उतना ही गैस इसमें घुलेगा। तो ये कह रहा है कि स्थिर ताप पर किसी गैस की द्रव में विलेयता गैस के दाब के समानुपाती होती है। तो देखिए, इसका सूत्र होता है यम समानुपाती पी, जहाँ पे यम जो होता है घुली हुई गैस की मात्रा होती है, पी होता है गैस का दाब। अगर हम समानुपाती का चिन्ह हटाएंगे तो हमारा एक स्थिरांक आ जाएगा के एच। तो के हमारा स्थिरांक है, एच है, एच हमने इसलिए लगाया क्योंकि हेनरी स्थिरांक है, कि लोग समझ सके कि हेनरी स्थिरांक है। तो हमारा यम बराबर के एच पी हो जाता है। तो यम है क्या, घुली हुई गैस की मात्रा, के एच है हेनरी स्थिरांक, पी है गैस का दाब। अब देखिए हेनरी के नियम की सीमाएं। देखिए, यह नियम तन विलयन पर लागू होता है। जो हेनरी का नियम होता है तन विलयन पर लागू होता है। दूसरा, यह नियम निम्न दाब व उच्च ताप पर कार्य करता है। तीसरा है, यह नियम उन गैसों पर लागू होता है जो विलायक से क्रिया नहीं करते। यह है हेनरी के नियम की सीमाएं। अब देखिए अनुप्रयोग, हेनरी के नियम का अनुप्रयोग। देखिए, गोताखोर के रूप में, जो लोग तैराक होते हैं, जल में तैरते हैं, उनके रूप में। शीतल पेयजल के रूप में, यानी जो आप लोग ठंडा पीते हैं, स्प्राइट होता है, कोका कोला होता है। ये देखिए, जब आप लोग स्प्राइट को एक बैग खोलते हैं उसका ढक्कन, तो एक बैग गैस निकलता है। तो ये गैस दाब के अनुसार उसमें भरा रहता है। आगे देखिए, दूसरा अगला है कि फेफड़ों की क्रियाविधि में जो हम सांस लेते हैं, उसमें भी क्या राउल्ट का नियम प्रयोग होता है। राउल्ट का नियम उसमें भी अनुप्रयोग उसका है। राउल्ट का नियम भी उसमें कार्य करता है। राउल्ट का नियम उसके आधार पर कार्य करता है। अब देखिए दूसरा है, सॉरी, ये हमारा जो फेफड़ों की क्रिया है हेनरी के नियम पर कार्य करता है। दूसरा हमारा है राउल्ट का नियम। तो देखिए राउल्ट का नियम लिखिए, उसकी सीमाएं बताइए। तो देखिए राउल्ट का नियम क्या होता है। इस नियम के अनुसार किसी विलायक में अवाष्पशील विलेय मिलाने पर प्राप्त विलयन के वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन विलेय के मोल प्रभाज के बराबर होता है। यानी जो राउल्ट का नियम होता है, इसके अनुसार किसी विलायक में अवाष्पशील अगर हम विलेय मिलाएंगे तो जो विलयन प्राप्त होगा वो वाष्प दाब का अपेक्षित अमन विलेय के मूल प्रभाज के बराबर होगा। इसका सूत्र होता है पी नॉट माइनस पी एस बटे पी नॉट बराबर एन बटे एन प्लस कैपिटल एन। जहाँ पे जो हमारा पी नॉट माइनस पी एस बटे पी नॉट है, यह वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन, और एन बटे एन प्लस कैपिटल एन जो है यह है मोल प्रभाज। तो ये दोनों एक दूसरे के बराबर होते हैं। अब देखिए राउल्ट के नियम की सीमाएं। तो देखिए क्या है, यह तन विलयन पर लागू होता है, यह आवाष्पशील पदार्थों के विलयन पर लागू होता है, यह विद्युत अपघट्ट के विलयन पर लागू नहीं होता है, जो राउल्ट का नियम होता है। अब देखिए अगला हमारा है कॉल राउस का नियम। तो देखिए कॉल राउस का नियम क्या होता है। कॉल राउस का नियम लिखिए और फिर इसके अनुप्रयोग बताइए। तो देखिए कॉल राउस का नियम क्या होता है। इस नियम के अनुसार, यानी कि कॉल राउस के नियम के अनुसार, अनंत तनुता पर किसी विद्युत अपघट्ट की मोलर चालकता विलयन में उपस्थित धनायनों तथा ऋण आयनों की मोलर चालकताओं के योग के बराबर होती है। जो कॉल राउस का नियम होता है कि अनंत तनुता पर किसी जो विद्युत अपघट्ट की मोलर चालकता होता है, उसका जो विलयन होता है, मान लीजिए हमारा NaCl का विलयन है, तो NaCl का यहाँ पे हमारा विलयन है। देखिए मोलर चालकता, अनंत तनुता का मतलब यहाँ पे देखिए इनफाइड लिखा हुआ है,
अनंत तनुता हमारा लेमडा लगा है, तो ये जो हमारा होता है, जो हमारा यहाँ पे देखिए लेमडा इनफाइनाइट है, ये है अनंत तनुता का चिन्ह। तो अनंत तनुता पर मोलर चालकता नियम लिख दिया है, तो यहाँ पे देखिए अनंत तनुता पर मोलर चालकता ये हो गया, किसी विद्युत अपघट की मोलर चालकता के विलयन में उपस्थित धन आयन और ऋण आयन, कोई विलयन होगा उसमें धन आयन और ऋण आयन उपस्थित होते हैं। तो देखिए हमारा इसमें Na+ धन आयन है और Cl जो है वो ऋण आयन है, तो NaCl मिलकर विलयन बना हुआ है। तो धन आयनों और ऋण आयनों की मोलर चालकताओं के योग के बराबर होती है। तो यहाँ पे देखिए अनंत तनुता पर Na+ की मोलर चालकता और अनंत तनुता पर Cl- की मोलर चालकता, दोनों का योग बराबर क्या है, विलयन की मोलर चालकता अनंत तनुता पर। तो ये कोलराउस का नियम। आगे देखिए इसके अनुप्रयोग। तो देखिए कोलराउस का नियम का प्रयोग क्या होता है, वियोजन की कोटि याद करने में। तो देखिए किसी सांद्रता पर विद्युत अपघट की मोलर चालकता तथा अनंत तनुता पर विद्युत अपघट की मोलर चालकता के अनुपात को वियोजन की कोटि कहते हैं। इसके किसी सांद्रता पर विद्युत अपघट की मोलर चालकता तथा अनंत तनुता पर मोलर चालकता, यहाँ पे देखिए यह है विद्युत अपघट की मोलर चालकता, यहाँ पे लेमडा C/m है और बटे में है मोलर चालकता अनंत तनुता पर, इसके क्या अनुपात के बराबर होता है, दोनों का अनुपात इसके वियोजन की कोटि के बराबर होता है। तो ये होता है इसका सूत्र। आगे देखिए जहाँ पे जो हमारा है देखिए लेमडा C/m जो है किसी सांद्रता C पर विद्युत अपघट की मोलर चालकता है, और फिर लेमडा इनफाइनाइट m जो है अनंत तनुता पर विद्युत अपघट की मोलर चालकता है। अब अगला देखिए कि हमारा हार्डी-सुलजे का नियम। तो देखिए हार्डी-सुलजे का नियम क्या होता है, देखिए किसी आयन की संयोजकता जितनी अधिक होती है उसकी स्कंदन करने की क्षमता उतनी अधिक होती है। इसी नियम को ही हार्डी-सुलजे का नियम कहते हैं। यानी जिस आयन की संयोजकता जितनी अधिक होगी वो उतना ज़्यादा स्कंदन करेगा। ये है हार्डी-सुलजे का नियम। तो यहाँ पे देखिए धन आयन का यहाँ पे देखिए बढ़ता क्रम। तो धन आयन का यहाँ पे बढ़ता क्रम है, यहाँ पे देखिए Al3+, उसके बाद Ba2+, उसके बाद Na+, यानी जो धन आयन है घटता क्रम है, सबसे ज़्यादा आयन इसमें है Al3+, क्योंकि यहाँ पे 3+ है, Ba में क्या है 2+ है, Na में 1+ है। तो इस प्रकार से सबसे अधिक है Al में, उसके बाद Ba में, उसके बाद Na में। इस प्रकार से घटता हुआ क्रम है, इस प्रकार से घटते हुए जा, जितना आगे जाएंगे घटता हो जाएगा। अब देखिए नीचे क्या है, ऋणात्मक आयन का घटता क्रम। तो देखिए सबसे अधिक ऋणात्मक कौन है, PO3-4, उसके बाद है SO2-4, उसके बाद Cl। तो यह है ऋणात्मक आयन का घटता क्रम। तो इस प्रकार से हो जाएगा क्लास 12 केमिस्ट्री के 4 महत्वपूर्ण नियम। यही 4 महत्वपूर्ण नियम आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। दोस्तों अगर आप वीडियो पर हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, क्योंकि बोर्ड एग्जाम के हर इंपॉर्टेंट टॉपिक का वीडियो आपको चैनल पर डेली मिलता रहेगा। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।